जिनेंद्र आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र सेट द के पार्ट 2 जो 2022-23 के लिए है को हल करेंगे। अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 हैं, 2 पूछी हैं तो आप 2 लिखिए। पहला है क्या उत्पादन किया जाए। हर अर्थव्यवस्था को ये निर्णय करना होता है कि वह पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन आदि का उत्पादन करे या उपभोक्ता वस्तु जैसे रोटी चावल आदि का उत्पादन करे। किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, मतलब कितना पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें और कितना उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें। वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यानी उत्पादन करने की 2 तकनीक होती हैं, श्रम प्रधान जिसमें श्रमिक ज़्यादा काम करते हैं और पूंजी कम प्रयोग होती है, पूंजी प्रधान जिसमें पूंजी अधिक प्रयुक्त होती है और श्रम कम। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि यदि आप हल से खेती करते हैं तो आपके श्रमिक ज़्यादा उपयोग होंगे और यदि आप ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो श्रमिक कम और पूंजी से आएगा आपका ट्रैक्टर, तो वो क्या होगी, पूंजी प्रधान तकनीक। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि वह श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करे या पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करे। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर। आर्थिक क्रिया जो आप धन कमाने के लिए करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खेती का काम करता है तो वो किस लिए काम कर रहा है, धन कमाने के लिए, पशुपालन धन कमाने के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जिसका धन से प्रत्यक्ष संबंध ना हो, जैसे आप समाज सेवा करें, दान करें, अपने माता पिता की सेवा करें, तो ये सब क्या होंगी, गैर आर्थिक क्रिया, क्योंकि इनका धन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। कुल उत्पाद किसे कहते हैं। कुल उत्पाद का अर्थ है कि एक फर्म एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस इनका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित करता है उसके योग को हम क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन का यदि हम इसको आप इससे चित्र से याद कर सकते हैं, एक फर्म एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा का उत्पादन करता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। अब कुल उत्पादन का यदि हम फॉर्मूला देखें तो कुल उत्पादन को बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन यानी TP इक्वल टू सिग्मा MP। ये भी आप लिखिए क्योंकि 2 नंबर का, 1 नंबर इसका, 1 इसका। MP यानी सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन यानी हर अगली इकाई जितना आप उत्पादन करेंगे वो क्या होगा, सीमांत। और जितनी भी आपने अगली इकाइयों का उत्पादन करा उन्हें जोड़ दें तो आपका कुल उत्पादन आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहली बार आपने 10 उत्पादन किया, दूसरी बार 20 करा और तीसरी बार 30 करा, तो आपने टोटल कितना उत्पादन करा, तो आपने 60 क्या हो गया, ये 60 है आपका कुल उत्पादन और ये हो गया आपका TP और ये हो गया आपका MP। मार्जिनल प्रोडक्शन का योग क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। अल्पकाल से क्या अभिप्राय है। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर, जैसे आपको कृषि करना है, आपने भूमि को स्थिर रखा और पूंजी श्रमिक की संख्या आपने क्या की, बढ़ाते गए और आपने देखा कि उत्पादन में कितना परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो अल्पकाल में कुछ साधन तो भूमि और पूंजी स्थिर हो गई और श्रमिक को आप बढ़ा रहे हैं। तो अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस अवधि में हम केवल परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिर साधनों में नहीं। अल्पकाल में आप नई भूमि को नहीं खरीद सकते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है। इष्टतम मात्रा मतलब कितनी श्रम की मात्रा उपयुक्त होगी। तो श्रम की इष्टतम मात्रा का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, या जहां पर श्रम का मांग वक्र श्रम के पूर्ति वक्र को काटता है, वही क्या होती है, श्रम की इष्टतम मात्रा की इतनी ही मात्रा श्रमिक की किसी उत्पादन के लिए होना चाहिए। संतुलन मात्रा क्या होती है। संतुलन मात्रा जिस कीमत पर
इसे आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको ये लिखना है कि संतुलन मात्रा वह मात्रा होती है जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होगी, वहाँ पर जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, मांगी गई मात्रा संतुलन मात्रा होगी। ये इसका फॉर्मूला है, संतुलन मात्रा बराबर मांग बराबर पूर्ति। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? तो श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मजदूरी की मांग और मजदूर की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। मजदूरी की दर का निर्धारण कहाँ होता है? जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर हों। सामान्य मूल्य किसे कहते हैं? सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यह मूल्य दीर्घकाल तक स्थिर रहता है और यह लागत के बराबर होता है। जैसे टमाटर कभी 10 रुपये किलो, कभी 8 रुपये किलो, कभी 12 रुपये किलो बिके, तो 10 रुपये क्या है? सामान्य मूल्य है, क्योंकि ये बीच का मूल्य कभी इससे कम और कभी इससे अधिक मूल्य पर वस्तु बिकेगी। लेकिन 10 रुपये दीर्घकाल तक मूल्य चलेगा और ये लागत के लगभग बराबर ही मूल्य है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह यानी जैसे एक परिवार है, वह परिवार क्या करेगा? फर्म को उत्पत्ति के साधन देगा। अब फर्म क्या करेगी? उन साधनों की सहायता से उत्पादन करेगी और उस उत्पादन को परिवार जो है वो खरीद लेगा। तो जब वो साधन फर्म के पास जाएंगे तो फर्म उन्हें भुगतान करेगी। जो भुगतान करेगी उससे साधन परिवार में लेके जाएंगे और परिवार पुनः उनसे उत्पाद खरीद लेगी, तो पैसा वापस फर्म के पास चला जाएगा। इस प्रकार परिवार और फर्म के मध्य धन का लेन देन होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है धन। इसके बाद परिवार और फर्म दोनों ही सरकार को जो है वो टैक्स के रूप में आय प्रदान करते हैं। इस प्रकार तीनों के मध्य आय का जो आदान प्रदान चलता रहता है उसे ही हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अर्थव्यवस्था में आय परिवार, फर्म और सरकार के मध्य प्रवाहित होती है, जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। हस्तांतरण भुगतान क्या है? सरकार कोई भी भुगतान करे जिसके बदले में आप सरकार को कोई भी सेवा प्रदान ना करो, तो वो भुगतान क्या होगा? हस्तांतरण भुगतान। जैसे सरकार आपको छात्रवृत्ति देती है, बदले में आप उसे कुछ नहीं देते। सरकार शादी पर खर्च करती है, भूकंप पीड़ितों की सहायता करती है, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देती है, इसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के लाभ, यानी आपसे ये पूछा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के क्या लाभ हैं। पहला है कि राष्ट्रीय आय की गणना से हमें यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में से किस क्षेत्र से कितनी आय प्राप्त हुई। फिर आय का वितरण कैसा है, किस क्षेत्र में आय अधिक है और किस क्षेत्र में आय कम है। फिर आय, व्यय और बचत का अनुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। और राष्ट्रीय आय से हमें यह पता चलता है कि राष्ट्रीय आय यदि बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि देश की आर्थिक प्रगति भी बढ़ रही है। दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाए? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कभी कभी दोहरी गणना हो जाती है। दोहरी गणना का अर्थ है कि आपने कपास से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया और कपड़े से शर्ट बनाई। यदि आप सभी के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल कर दें तो राष्ट्रीय आय बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? केवल शर्ट के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, तो दोहरी गणना यानी बार बार गणना नहीं होगी। शर्ट क्या है? अंतिम वस्तु, यानी दोहरी गणना से बचने के लिए हमें अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए। दूसरा, मूल्य संवर्धन विधि। मूल्य संवर्धन विधि यानी जैसे हमने कपास से धागा बनाया तो जितनी मूल्य वृद्धि हुई उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ें। धागे से कपड़ा बनाने में कितनी मूल्य वृद्धि हुई और कपड़े से शर्ट बनाने में कितनी मूल्य वृद्धि हुई। केवल मूल्य वृद्धि को भी यदि हम जोड़ेंगे तो दोहरी गणना से बच सकते हैं। नकद कोषानुपात का क्या अर्थ होता है? नकद कोषानुपात यानी जो हमारी केंद्रीय बैंक कौन सी है? RBI। और SBI आदि सारी बैंकें कौन सी होती हैं? व्यापारिक बैंकें। तो जो व्यापारिक बैंकें होती हैं उनको केंद्रीय बैंक के पास कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत रखना। जैसे आपने 100 रुपये बैंक के पास जमा किए और बैंक ने 10% यानी 10 रुपये किसके पास जमा किए? RBI के पास। तो इस प्रकार
जिस कोष में ये पैसे रखे जाते हैं उसे नकद कोषानुपात कहा जाता है। व्यापारिक बैंकों के कार्य लिखिए। व्यापारिक बैंक यानी जैसे SBI आदि व्यापारिक बैंक हैं। ये जमा स्वीकार करती हैं। आप यदि बैंक के पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा राशि है, सुरक्षा की दृष्टि से आप बैंक में जमा कर देंगे। इसके लिए कई खाते खोले जा सकते हैं, जैसे व्यापारी चालू खाता खोलते हैं, आप बचत खाता खोलेंगे। इसके अलावा FD स्थायी जमा खाता होता है, घरेलू बचत और अनिश्चितकालीन जमा खाता, यानी हमारी आवश्यकता से अधिक जो राशि होती है सुरक्षा की दृष्टि से हम बैंक में उसे जमा करते हैं। ऋण प्रदान करना, व्यापारिक बैंक के पास जो अतिरिक्त राशि होती है उसे वह ज़रूरतमंदों को ऋण के रूप में प्रदान करती है और उसके बदले में उनसे ब्याज वसूल करती है। JBC का बाज़ार नियम। JBC का बाज़ार नियम क्या कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। इसका अर्थ है कि यदि मान लीजिए कि उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इनने मिलकर कोई उत्पादन किया, तो इसके बदले में इन्हें क्या होगा, कुछ ना कुछ भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान से इस माल को ये खरीद लेंगे। यानी कभी ना तो अधिक उत्पादन होता है ना कम, क्योंकि जितना उत्पादन होता है वो उत्पत्ति के साधनों के द्वारा खरीद लिया जाता है। तो इस प्रकार पूर्ति अपनी मांग को स्वयं सृजित करती है, उत्पन्न करती है। उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? उपभोग की प्रवृत्ति आय और उपभोग के मध्य संबंध को बताती है। क्या संबंध बताती है कि यदि आपकी आय बढ़ जाए तो आपका उपभोग भी बढ़ जाएगा। C उपभोग है और Y आय है। ये यानी उपभोग किसका फलन है? आय का फलन है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है। तरलता जाल क्या है? तरलता जाल का अर्थ है कि ब्याज दर अपने निम्नतम स्तर पर आ जाए। आपको पता है कि यदि ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट अधिक होता है तो आप अधिक ऋण देना पसंद करेंगे, और यदि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप कम ऋण देना पसंद करेंगे। लेकिन ब्याज दर कभी भी शून्य नहीं होती। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी को अपना पैसा शून्य ब्याज दर यानी फ्री में दे दें। यानी ब्याज दर जो है वो ऐसी होती है, मतलब इस स्तर से नीचे ब्याज दर गिरकर नीचे नहीं, शून्य पर नहीं जाती। तो यही लिखा है कि कीन्स के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें ब्याज दर गिरकर निम्नतम स्तर पर आ जाती है। यानी ब्याज दर निम्नतम स्तर यह है, और इसके बाद मुद्रा की पूर्ति। इसके बाद आपको ये पता है कि मुद्रा यदि अधिक हो तो ब्याज दर कम हो जाएगी, लेकिन ये जो स्तर है इससे ब्याज दर नीचे नहीं जाएगी। आप कितनी भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दें लेकिन ब्याज दर इस स्तर से नीचे गिरकर शून्य पर नहीं आएगी। यानी इसके बाद यदि आप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को तरलता जाल कहते हैं। ये सीधे होता तो जाल नहीं होता, ये चूँकि इस टाइप से है इसलिए इसे जाल कहा जाता है। यानी ब्याज दर निम्नतम स्तर पर होती हैं और इसके बाद यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ब्याज दर गिरती नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तरलता जाल कहते हैं। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि आप काम करने की आप में इच्छा है और आप काम करने की योग्यता भी रखते हैं, डिग्री भी है और क्षमता भी है शारीरिक रूप से, और आप प्रचलित मजदूरी दर पर किसी भी काम करने को तैयार हैं और आपको काम मिल जाए, आप जैसे जितने भी लोग हों उन सभी लोगों को काम मिल जाए तो हम इसे पूर्ण रोजगार कहेंगे। लेकिन इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी शामिल नहीं होगी। यदि आप कहें कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ईंट ढोने का काम नहीं करेंगे तो आप बेरोजगार नहीं हैं। आप बेरोजगार कब कहलाएंगे? पूर्ण रोजगार तब कहलाएगा जब आपको काम करने की इच्छा, योग्यता और सामर्थ्य है और आपको काम मिल जाता है प्रचलित मजदूरी दर पर, तो आप पूर्ण रोजगार, उस देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति कही जाएगी। प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में अंतर। प्रत्याशित निवेश यानी आप जितने निवेश करने की इच्छा रखते हैं। आप सोचते हैं कि मैं 1 वर्ष में अपने व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश करूंगा, लेकिन मांग की परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण आप केवल 90,000 रुपये ही निवेश कर पाते हैं, अपने व्यापार में लगा पाते हैं। तो प्रत्याशित निवेश क्या था? 1 लाख, और यथार्थ निवेश क्या है? 90,000। प्रत्याशित निवेश में क्या होता है? निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय एवं रोजगार के विभिन्न स्तरों पर
निवेश करने की इच्छा करता है, जबकि यथार्थ निवेश में निवेशकर्ता विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय एवं रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में जितना निवेश करता है उसे यथार्थ निवेश कहा जाता है। सरल शब्दों में प्रत्याशित निवेश यानी निवेशकर्ता जितना निवेश करने की प्रत्याशा यानी इच्छा रखता है, और यथार्थ निवेश यानी निवेशकर्ता एक निश्चित अवधि में वास्तव में जितना निवेश करता है उसे यथार्थ निवेश कहा जाता है।